Good morning, students. Now I am going to teach you chapter 9, problem of deficient demand and excess demand of class 12 economics in macroeconomics. Now इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या था कि टोटल डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई। एडी और एएस को हमने डिस्कस किया। एग्रीगेट डिमांड मींस प्लान्ड डिमांड या डिजायर्ड डिमांड। Like this, AS also aggregate supply. Aggregate supply means desired supply by the producer. तो ये दोनों अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। AD और AS क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हमें इसमें ये डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी या एक्सेस डिमांड। मींस व्हेन एडी मोर देन एएस और एडी लेस देन एएस। होना क्या चाहिए? एडी इक्वल्स टू एएस। तो इसमें ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर दी। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मींस वेयर डिमांड इज लेस देन एएस। एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है। तो प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ किससे ज्यादा? एएस से। कंपेयर किससे करते हैं हम? एएस से। अब इसके कुछ बेसिक्स जो है टर्म्स हैं कि कहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड नेक्स्ट वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Full employment equilibrium means where AD equals to AS, or we can say S equals to I. Full employment equilibrium means where AS equals to AD or S equals to I. इसे क्या बोलते हैं? Full employment equilibrium। यहाँ पे क्या है? AD जो है AS के इक्वल है, मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। रिसोर्सेज हमने डिस्कस पहले भी किया था, जितने भी सोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हो इस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है। बट रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज जब हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मींस रिसोर्सेज जब फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एडी इक्वल्स टू एएस और we can say S equals to I. AD means aggregate demand और aggregate supply, saving and investment। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जहां पे हम ज्यादा मींस ये इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दूसरा इसमें आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मींस AS और AD क्या है? आपके इक्वल है, बट रिसोर्सेज जो है वो फुल यूटिलाइजेशन इसमें नहीं हो रहा है। इसमें फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट हियर नॉट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं है अंडर एम्प्लॉयमेंट में। फुल एम्प्लॉयमेंट में रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन, जितने भी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, फुली रिसोर्सेज को यूटिलाइज
यूटिलाइज किया जा रहा है, तो वहां पे एडी और एरिया इक्वल है। बट यहाँ पे कैपेसिटी है, सपोज दैट यहाँ पे अगर हमारे पास 100 यूनिट्स की है तो वो 100 यूनिट्स बन रही है, फुल एम्प्लॉयड है। बट यहाँ पे क्या है, अगर हम 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, कैपेसिटी 1000 की, बट बन कितनी रही है 800, तो मींस 200 का जो गैप है ये क्या है आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मींस अभी इसमें कैपेसिटी है कि 200 यूनिट्स और बन सकती हैं, बट ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड कम है, इस वजह से जो है फुली एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, फुली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। तो रिसोर्स जो है वो क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। Voluntary unemployment and involuntary अब नेक्स्ट वर्ड आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मींस बेरोजगार होना, मींस जो काम करना चाह रहा है उसको काम नहीं मिल रहा है एट एक्जिस्टिंग वेज रेट पे, वो क्या कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट। और वहीं से क्या क्रिएट होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मींस जो वर्क करना चाह रहा है उसको वर्क नहीं है, तो वो क्या अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक आता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक आता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मींस क्या है कि जो काम अवेलेबल है बट वो काम करना नहीं चाह रहे हैं, एट एक्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम करना नहीं चाह रहा है, वो क्या कहलाता है वॉलंटरी मींस अपनी मर्जी से वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मींस जितना वेज रेट, सपोज जो भी वेज रेट है, वेज रेट के अकॉर्डिंग या उनको वेज रेट का छू सकता है, नाम पसंद आ रहा हो या फिर वो काम करना नहीं चाह रहा है, तो जो भी इसमें सिस्टम है तो उसको क्या बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मींस जो लोग काम है बट वो करना नहीं चाह रहे। इनवॉलंटरी मींस काम करना चाह रहे हैं, उनकी एज भी है काम करने की, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम भी करना चाह रहा है बट काम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं इनवॉलंटरी मींस अपनी मर्जी के बिना। ये मर्जी से अनएम्प्लॉयड है और ये बिना मर्जी के, मींस इनको काम करना है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे करना है बट उनके पास काम नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दो है कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मींस जो काम करना काम है बट वो करना नहीं चाह रहे, और इनवॉलंटरी मींस काम नहीं है बट वो करना चाह रहे। नेक्स्ट है इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जो काम करना चाह रहा है सबको काम मिल रहा है, वो क्या कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। जो काम करना चाह रहा है सबको काम मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। बट इसमें भी ये मीनिंग नहीं है कि जो काम करना चाह रहा है उसको काम मिल रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, कि कोई भी खाली नहीं है, यहाँ पे भी इट मींस कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग यहाँ पे भी नहीं है। मींस ये नहीं कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसको क्या बोलेंगे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। मींस फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचुरल में क्या क्या आ जाता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल के पार्ट्स क्या क्या है फ्रिक्शनल है और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में फ्रिक्शनल आ जाएगा एंड स्ट्रक्चरल आ जाएगा। फ्रिक्शनल में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब, चेंजिंग ऑफ जॉब इन डायनामिक नेचर। अगर कोई भी एक से दूसरी जगह पे जॉब छोड़ के जा रहा है, जॉब कर रहा है, तो उस टाइम गैप का जितना भी टाइम पीरियड होगा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, उसको क्या बोलते हैं
फ्रिक्शनल, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो या डिकेइंग ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वो टाइप की इंडस्ट्री खत्म हो गई हो, ठीक है, जैसे आपका मान लो पहले टीवी था, टीवी के बाद एलसीडी है, एलईडी है, इस टाइप से कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया तो उस वजह से वो इंडस्ट्री टिक गई हो गई हो, खत्म हो गई हो, तो उससे भी पड़ सकता है फर्क वो स्ट्रक्चरल, या फिर वो अपने आप को उस चीज में मॉडिफाई कर रहे हैं, जब जितने भी चेंजेस आए, पहले मैनुअल वर्क था फिर कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो जितने भी चेंजेस हैं वो अपने आप को चेंज कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका स्ट्रक्चरल। तो ये दो है आपके कि अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल में और स्ट्रक्चरल में है, किसका पार्ट ये नेचुरल का। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ये बेसिक इसके एसेंशियल एलिमेंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए, जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड मींस जहां पे क्या है, एडी जो है लेस देन एएस, एडी जो है एएस से कम है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम है, वो क्या कहलाता है आपका डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के कुछ रीजंस हैं, ठीक है, किस किस वजह से होता है और इसको हम डायग्रामेटिक कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। एडी फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे आता है, इसको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हमने क्या किया, एएस इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ये है एएस इक्वल्स टू वाई। अब इसके बाद क्या है, हमारी डिमांड है एडी है, यहां से हम बोलते हैं एडी है, ये प्लान एडी है, ये एडी है, ठीक है, ये एडी है फुल एम्प्लॉयमेंट। मींस ये प्लान एडी है, प्लान जितना मतलब डिजायर कर रखा है, और ये क्या फुल एम्प्लॉयमेंट। मींस ये जो गैप है, ये जो गैप है, क्या कहलाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डेफिशिएंट डिमांड। ये जो डिमांड है ये क्या कहलाएगी आपकी डेफिशिएंट डिमांड। मींस अगर फुल यूटिलाइजेशन होगा सोर्सेज का, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो कितना रहा, 80 प्लांट जो है इतना, तो डेफिशिएंट डिमांड जो ये जो गैप है ये क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट डिमांड। इसमें मान लो इसको इनकम शो करते हैं इधर और इधर जीडीपी या एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो ये जो गैप है ये क्या कहलाता है, डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड में जितना फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सपोज दैट यहाँ पे अगर 1000 है, यहाँ पर मैंने बताया हो रहा है 800 का, तो ये जो 200 का गैप है, 200 का गैप है, ये क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड के कुछ कॉजेज हैं, कॉजेज क्या क्या है, अब किन वजह से ये डेफिशिएंट डिमांड हो रहा है, मींस होना इतना चाहिए लेकिन वो कितना रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके कॉजेज क्या क्या है, हो सकता है कि रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन हुआ हो, किस चीज में रिडक्शन हुआ, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसकी जो कॉज है पहले क्या है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हो सकता है कि रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसका मीनिंग क्या है, रिडक्शन
रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, या एक्सपोर्ट कम हुआ, एक्सपोर्ट हो सकता है कि डिक्रीज इन एक्सपोर्ट या राइज इन इंपोर्ट या फिर इंक्रीज इन टैक्स रेट। तो ये सारी की सारी वजह है। सबसे पहले हम 1 by 1 को डिस्कस करते हैं, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जितना प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अज्यूम कर रहे थे कि इतना होगा, बट उतना नहीं हो रहा, उससे कम हो रहा, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा कि रिड्यूस हो रहा है। सपोज दैट ये अज्यूम कर रहे थे कि ये 1000 यूनिट्स होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर जो है 1000 यूनिट प्राइवेट करेगा, बट उसने क्या किया 700, तो रिड्यूस हो गया। दूसरा रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होना चाहिए था बट वो भी रिड्यूस हो गया। तीसरा रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या हम इसमें लिख सकते हैं रिड्यूस इन एक्सपोर्ट, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, या राइज इन इंपोर्ट, या फिर चेंज इन टैक्स, या राइज इन टैक्स, या टैक्सेस जो है वो चेंज होगा। तो इसमें जितने भी ये कॉजेज हैं, ये मेन कॉजेज किसके लिए हैं? डेफिशिएंट डिमांड के लिए। इनकी वजह से जो डिमांड है वो कम हो जाती है। अगर प्राइवेट ने कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर कर दिया, रिडक्शन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, या गवर्नमेंट ने कम कर दिया, या एक्सपोर्ट हो सकता है कि जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई हो, या इस टाइप का कुछ हो गया, वो उसमें कमी आ गई है, या राइज इन इंपोर्ट, या जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे थे या हम जो चीज़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हम बना रहे थे वो बाहर से सस्ती हमें मिलने लगी तो वो इंपोर्ट हो गई, उसकी वजह से भी ये जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो कम हो जाएगी। या फिर इंक्रीज इन टैक्सेस या राइज इन टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स बढ़ गए तो उस वजह से भी जो है रिडक्शन इसमें आ जाएगा आपका, इसमें रिडक्शन आ जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सारे के सारे कॉजेज हैं जो कि किसके लिए हैं? डेफिशिएंट डिमांड के लिए। तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसी से क्या क्रिएट हो जाता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यही तो है ये कंडीशन क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये कैसे हमने किया, इसी से ये डिफ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप ये यहाँ से और यहाँ से फुल एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पे क्या एक है। तो ये कंडीशन जो कहलाती है क्या कहलाती है आपकी यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट। यस इस सिचुएशन में आ जाएगी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये नेक्स्ट है ये क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन जो है ये क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मींस ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। और ये जो सिचुएशन है यहाँ पे क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मींस प्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे ज्यादा है। और ये क्या है पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और ये क्या है पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद जो कंडीशन अराइज होती है वहां पे क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या आता है सिचुएशन जो आती है वो क्या आती है डिफ्लेशनरी गैप। उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप कब होता है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा है। डिफ्लेशनरी में जब मद्दा आ जाता है, मद्दा कब आता है जब डिमांड नहीं होती, लोगों की इनकम कम होती है, लोगों की इनकम कम है, उनकी डिमांड्स कम है, डिमांड कम है तो सप्लाई जो है उसी उसमें हो रही है। जैसे सपोज दैट सप्लाई पहले थी एयर जो है वो 1000 है और एडी भी पहले 1000 था, बट अब एयर जो है वो 1000 ही है, बट ड्यू टू सम कंडीशन एडी जो है वो कितना रह गया 800 रह गया। ठीक है, मींस एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो गई। तो जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो जो कंडीशन है वो किस कंडीशन आ गई एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या
गैप में कि डिफ्लेशन जो है वो नीचे मींस बद्दा आ जाएगा। बद्दा मींस क्योंकि बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं। तो खरीदने वाले जब कम होंगे, डिमांड कम होगी, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है अपने प्राइसेस भी कम करने हो, और सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो रेट शेयर ऑटोमेटिकली क्या है, कम हो जाती है। जब एआर जो है वो ज़्यादा हो, एडी कम हो, तो रेट जो है वो कम हो जाते हैं। इस वजह से इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, डिफ्लेशनरी गैप। अब जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तो जो इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि कमी आ जाती है, फर्दर इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है इन्वेस्टमेंट। क्यों हो जाता है, क्योंकि कोई भी नया जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, जो भी इन्वेस्टर वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। तो इस वजह से क्या होता है, लो एडी, अगर एडी कम है, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एडी लो, एडी लो इन्वेस्टमेंट, लो एडी मींस अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम होगा। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा, लो आउटपुट होगा। अब इसके बाद क्या है, लो आउटपुट। लो आउटपुट है तो लो इनकम है, मींस लो एग्रीगेट डिमांड होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, जिस कमोडिटी का पता चल रहा है उसको कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। अब फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो आउटपुट जो है, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम भी कम होगी, इनकम कम होगी तो एक्चुअल फर्दर क्या होगा, लो एडी होगा। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो चलती रहेगी। तो इस तरीके से क्या है, ये डिफ्लेशनरी गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे हम डिफ्लेशनरी गैप को, मेजरमेंट जो हम करते हैं डिफ्लेशनरी गैप को, ये जितना भी ये आ रहा है तो ये कंडीशन क्या है, हमारी डिफ्लेशनरी गैप की कंडीशन आ जाएगी। ये जो कंडीशन है क्या है, हमारी डिफ्लेशनरी गैप में यहाँ पर फुल फ्लैट है, ठीक है, और यहाँ पे लैंड एरिया है, और यहाँ पे हमारा कच्चे डिमांड डिफ्लेशनरी गैप है। तो ये प्रोग्राम ये वाला यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ्लैट है। तो ये जो कंडीशन है ये वाली, ये क्या कहलाती है, हमारी डिफ्लेशनरी गैप। मींस यहाँ पे जो है डिक्रीज हो जाएगी, एडी कम हो रही है और एडी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा है। तो ये आगे कुछ हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे आप इसके नोट्स जितने भी हमने डिस्कस किया है, जितने कर्व डिस्कस किए हैं, मींस डेफिशिएंट डिमांड है, एक्सेस डिमांड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड में क्या क्या कंडीशंस हैं कि होता कब है, जब एडी क्या होता है, लेस देन एएस। जब लेस देन एएस होता है तो इसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं। क्या क्या चेंजेस आती हैं कि यहाँ से एडी के हमने कर्व बनाया कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ, तो एग्रीगेट डिमांड फुल यहाँ पे, तो इसका जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड से क्या हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं। और होता क्यों है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, राइज इन इंपोर्ट और राइज इन टैक्स रेट। ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब इसके बाद हमने डिफ्लेशनरी गैप किया कि कंडीशन डिफ्लेशनरी गैप की आ गया। लो एडी से होता क्या है, जब एग्रीगेट डिमांड कम है तो उससे रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो फर्दर इन्वेस्टमेंट होना है वो कम हो जाएगा। कम होगा तो लो आउटपुट, प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फर्दर इनकम भी कम हो जाएगी, लोगों की इनकम जो है वो क्या होगी, कम होगी। अब लोगों की इनकम कम होगी तो फर्दर डिमांड नहीं करेंगे, जब डिमांड नहीं हो करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है फिर से कम हो जाएगा, लो एग्रीगेट डिमांड होगी। सो स्टूडेंट्स आप कंप्लीट करेंगे इसके नोट्स। ओके, थैंक यू।